हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस चैनल पर। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, हम लोग क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। उसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज oogenesis। ये साइकिल थोड़ी सी क्लास 12 के स्टूडेंट्स को थोड़ी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि ये साइकिल प्यूबर्टी से पहले ही शुरू हो जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस समझा था, वो तो प्यूबर्टी के दौरान ही स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का बनना या oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीटल लाइफ में ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार इस कंसेप्ट को आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स में प्लीज मेरे को बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं उस टॉपिक को भी आप प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको दे पाऊं। खैर, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज oogenesis। oogenesis टॉपिक, ये पूरी साइकिल एनसीईआरटी की साइकिल है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझना। आज के कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए। जो फीटल लाइफ है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, एक बार ये समझते हैं कि फीमेल्स, अगर कोई फीमेल है और वो अपनी मदर के वॉर्म में डेवलप हो रही है, तो डेवलप होने के दौरान जो बेबी फीमेल अभी डेवलप हो रहा है, उसी की ओवरी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल की बॉडी में वॉर्म में जो बेबी फीमेल डेवलप हो रही है, तो उसी की ओवरी के अंदर छोटे छोटे oogonia सेल्स पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे oogonia सेल्स, ये oogonia सेल्स, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो ये अभी नॉर्मल्स है, तो इनके पास क्रोमोसोम नंबर अभी 46 ही रहेगा। क्लियर? जब ये oogonia सेल्स, अब इन्होंने सोचा कि हम ये oogonia सेल्स प्यूबर्टी का वेट नहीं करते, ये oogonia सेल्स फीटल लाइफ के दौरान ही ये oogonia सेल्स मियोसिस वाली प्रोसेस में इनिशिएट हो जाते हैं। तो ये oogonia सेल्स सबसे पहले अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेल्स ये सोचती हैं कि चलिए मियोसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ये सेल्स अपने नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो मियोसिस में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मियोसिस में 2 प्रोसेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर फेजेस कौन सी होती हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीजन, डोंट वरी, अगर आपको डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं इस टॉपिक पे भी आपको एक अलग सेपरेट वीडियो, सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा। तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 वाली स्टेज है, उस प्रोफेज 1 के अपने सब पार्ट 5 होते हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान आ रहा हो तो। दैट इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस हम मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में पढ़ते हैं। तो इस दौरान ये oogonia सेल्स थी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी मियोसिस स्टार्ट करते हैं, और मियोसिस स्टार्ट करते ही तो मियोसिस 1 की सबसे पहले कौन सी स्टेज आई? प्रोफेज 1। उस प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन वाली स्टेज में आकर, ये देखिए, उस प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन वाली स्टेज में आकर ये सेल्स अपने आप को अरेस्ट कर लेती हैं। इसका मतलब ये सेल्स अपने आप को वहां के आके रोक लेती हैं। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये अभी पूरा का पूरा प्रोसेस फीटल लाइफ के दौरान ही चल रहा है। क्लियर? अभी बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, तो फीटल लाइफ के दौरान उसके ओवरी के अंदर ही सेल्स ने, oogonia सेल्स ने मियोसिस में इनिशिएट करना स्टार्ट किया, और जैसे ही इनिशिएट किया तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में आकर वो अरेस्ट हो गई। क्लियर? देन बेबी का बर्थ हुआ। बेबी का बर्थ कंप्लीट होने के बाद, बेबी का बर्थ कंप्लीट होते ही चाइल्डहुड स्टेज, एंड जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और प्यूबर्टी के दौरान जैसे ही मिनार्की स्टार्ट होती है इन केस ऑफ फीमेल्स, तो मिनार्की के केस में जैसे ही एक हार्मोनल चेंज आता है, तो हार्मोनल चेंज आने से ही एक मैसेज सिग्नल जाता है कि जो सेल्स फीटल लाइफ में रुक गई थी, ध्यान से सुनिए, जो सेल्स फीटल लाइफ में डिप्लोटीन स्टेज में रुक गई थी, वो सेल्स अब अपने आप को, अपनी मियोसिस को कंप्लीट करना स्टार्ट करती हैं। क्योंकि इनकी अभी देखा जाए तो मियोसिस 1 भी पूरी नहीं हुई थी, तो मियोसिस 1
इनकी धीरे 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 स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है, कैसे कंप्लीट होती है आप लोगों को अच्छे से याद है। मैंने इससे पहले हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा का पूरा मैंने उसको ग्राफ समझा रखा है। तो उस दौरान आप देखेंगे कि फॉलिकल्स ग्रो होते हैं ड्यूरिंग द एमसी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये इस तरीके से स्टेजेस होती है फॉलिकल्स की। तो जिस दौरान ये फॉलिकल्स ग्रो होते हैं उसी दौरान ये सेल्स अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती हैं। कौन सी स्टेज पे आकर, फॉलिकल की कौन सी स्टेज पे आकर मियोसिस 1 कंप्लीट होती है? वो होती है जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो टर्शियरी फॉलिकल तक आते आते अब इनकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, 2 सेल बनकर आएंगी, उसमें से एक सेल छोटी सेल होती है, दैट इज पोलर बॉडी, जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। और जो सेकंड सेल बनकर आई उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्लियर? प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ में ही बन चुकी थी, लेकिन सेकेंडरी oocyte कब बनी? सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी के दौरान टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हुई और वहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte बना। क्लियर? अब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगी, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। जैसे ही मियोसिस 2 में जाती है सेकेंडरी oocyte, तो मियोसिस 2 के कौन कौन से फेजेस आएंगी? मियोसिस 2 की फेजेस होंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो मियोसिस 2 की प्रोफेज 2 कंप्लीट हुई। जैसे ही मेटाफेज 2 स्टार्ट हुई, मेटाफेज 2 जैसे ही स्टार्ट हुई, वहां पे आके ये सेकेंडरी oocyte वाली सेल रुक जाती है। इसका मतलब मेटाफेज अगर आप लोगों को रिकॉल कर पा रहे हो, तो मेटाफेज वाले दौरान सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करते हैं और उसके बाद जो सेंट्रोमियर, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो उनको पुल करते हैं अलग अलग पोल्स की तरफ। तो सेकेंडरी oocyte प्रोफेज 2 कंप्लीट करके मेटाफेज 2 में गया और मेटाफेज 2 के जाते ही ये सेल अपने आप को रुक गई। इसका रीजन, इनके पास क्या चीज की कमी है जो ये सेल रुक गई? इनके पास सेंट्रियोल नहीं है। इट मींस सेंट्रियोल ना होने की वजह से मेटाफेज 2 पे जो क्रोमोसोम्स अलाइन हुए वो सही से प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स उनके साथ अटैच हो ही नहीं पाए, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम सेंट्रियोल करता है। सेल अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 चैप्टर नंबर 8, मैं उस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं। अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डिटेल में इसका एक वीडियो आपको अलग से सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, सेकेंडरी oocyte के मेटाफेज 2 पे आके ये वेट करा। अब इसको सेंट्रियोल कहां से मिलेगा? इसको सेंट्रियोल जो मिलेगा इस वाली सेल को, जिससे ये अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करे और मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बनाए, वो इसको सेंट्रियोल मिलेगा स्पर्म से। तो इट मींस, मैंने देखो यहां पे लिखा है कि अगर कोई सेल फर्टिलाइज्ड कंडीशन हुई, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ उस सेल में, उस कंडीशन में स्पर्म, उसको स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ स्पर्म के हेड में सेंट्रियोल होगा। वो सेंट्रियोल इसको मिलेगा जिससे ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी और ओवम में कंप्लीट होगा। इसका मतलब एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि जो एमसी साइकिल के दौरान जो सेल ओव्यूलेशन वाले फेज पे जो सेल बाहर आती है फैलोपियन ट्यूब में, जो सेल बाहर आती है, दैट इज नॉट अ ओवम, दैट इज सेकेंडरी oocyte। वो सेकेंडरी oocyte जिसका अभी मेटाफेज 2 वाली स्टेज पे रुक गया है, जिसका अभी तक मियोसिस 2 वाली डिवीजन कंप्लीट ही नहीं हो पाई है, वो कब पूरी होगी? जब उसको स्पर्म मिलेगा। क्लियर? तो जैसे ही इसको स्पर्म मिला, ये ओवम कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2, अगर हम मान लेते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, मेटाफेज 2 कंप्लीट हुई, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड देन टेलोफेज 2 एंड देन उसके बाद ये ओवम बना और ओवम बनने के बाद इन्होंने न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हुआ, कैरियोगैमी हुई और देन प्रोसेस आगे हो गया। क्लियर? और वहीं पे सेकंड पोलर बॉडी ये बन गई। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था हमारा oogenesis। आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने प्यारा सा कमेंट करिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे से नेक्स्ट, प्लीज वो मेरे को कमेंट करके हमको बताइए। थैंक यू।